हेलो दोस्तों। चैप्टर 101 का नाम बस इतना ही। चैप्टर की शुरुआत में नात्सू बोलता है, ये बात अचानक कहां से आई? क्या मैंने किसी तरह आपको बुरा फील कराया? फिर जीरू बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो बस शर्म फील कर रही हूं और कुछ नहीं। जीरू बोलती है, मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन एंड में मैं काफ़ी पथेटिक लग रही थी। नात्सू बोलता है, ऐसा मत कहो, तुमने कहा था कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। एक असली प्रो इस सब से पहले ही कस्टमर को शांत कर देती, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी मैं ये नहीं करना चाहती। ये सोचकर बहुत प्रेशर फील होता है कि क्या वो इस बारे में भी लिखेगा। जब कुरमिन सेंसे आए थे तब बात अलग थी, क्योंकि हमने सिर्फ बातें की थीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे अप क्लोज एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए बनी हूँ। अगर तुम सच में इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ दूसरी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। ओके, सॉरी। फिर टोगेन के घर का सीन दिखाया जाता है और बताता है, और बस बात खत्म हो गई। उसने अचानक इंटरव्यू देने से मना कर दिया। क्लब में थोड़ी मदद करने के बाद मैं घर चला गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आपको क्या लगता है सेंसे? टोगेन बोलता है, मुझे कैसे पता होगा कि उसे कैसे मनाए? मैं थोड़ी ना इंटरव्यू ले रहा हूं। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि औरतें अचानक अपना दिमाग क्यों बदल लेती हैं, तो तुम गलत जगह पूछ रहे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इंटरव्यू देने वाली लड़की को नहीं बदलता। उसने जो अचानक तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसका मतलब है कि अंदर कोई खजाना मिलने के काफी चांसेस हैं। नात्सू बोलता है, खजाना? टोगेन बोलता है, ऐसा मटेरियल जो तुम्हें इंसानी फितरत को समझने में मदद करे। जिन लोगों के पास राज होते हैं, उनकी कहानी में ही सबसे ज्यादा ड्रामा होता है। तुम उस गहराई तक कैसे पहुंचते हो और वहां से काम की चीजें कैसे निकालते हो, ये सब इंटरव्यूअर की काबिलियत पर डिपेंड करता है। खैर, जो भी हो, मैं तुम्हें तब तक घर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करते थे, ताकि तुम्हारे पास सोचने के लिए काफी वक्त रहे। अपने हाथ चलाते रहो। नात्सू फिर ठीक है बोल देता है। फिर नात्सू चलते चलते बोलता है, गहराई तक पहुंचना ये तो काफी मुश्किल है। जब उसने ऐसे मना कर दिया है तो दोबारा पूछने में भी डर लगता है। फिर सीन घर पे आता है। नात्सू बोलता है, मैं घर आ गया। नात्सू के डैड, ओ हे नात्सुओ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सुकीको सान, नात्सुओ आ गया। सुकीको, रुई की मदर, बोलती है, वेलकम होम नात्सुओ कुन। नात्सू के डैड बोलते हैं, देखो सुकीको सान ने मेरे लिए ये खरीदा है, मैं कैसा लग रहा हूँ? नात्सू बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान के बाकी लाखों पिता लगते हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं। फिर नात्सू पूछता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डैड बोलते हैं, तुम्हें याद है पिछले साल हम जिस समर फेस्टिवल में गए थे वो आज ही है। सुकीको, हम सोच रहे थे कि रुई के आते ही सब साथ चलेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे लगा था तुम्हें देर हो जाएगी। तुम भी चलोगे ना? नात्सुओ बोलता है, मैं थोड़ा अटक गया हूँ, तो शायद ब्रेक लेना सही रहेगा। रुई भी आ जाती है। रुई की मॉम बोलती है, ओ वेलकम होम रुई चान। फिर बोलते हैं, अब सब आ गए हैं, नात्सुओ कुन भी अभी आया है, चलें फिर रुई पूछती है नात्सू से, तुम भी फेस्टिवल चल रहे हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ, मुझे लगा थोड़ा माहौल बदल लेना चाहिए। रुई करती है, नात्सुओ बोलता है, क्या हुआ, नहीं जा सकता क्या? रुई बोलती है, जा सकते हो। रुई की मॉम पूछती है, रुई क्या तुम युकाता पहनोगी? रुई बोलती है, कपड़े बदलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऐसे ही चलूंगी। फिर सीन फेस्टिवल पर आ जाता है और नात्सू के डैड बोलते हैं, इस साल भी स्टेज पर इवेंट होने वाला है, चलकर देखें क्या? फिर रुई बोलती है, मुझे लगता है पहले स्टॉल्स देखने चाहिए। नात्सू बोलता है, मैं भी थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ। डैड बोलते हैं, ठीक है, तो फिर हम बाद में मिलें। क्या तुम दोनों के पास अपने फोन है? रुई बोलती है, हाँ। फिर रुई बोलती है, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे? फिर नात्सुओ बोलता है, हाँ, मैं क्या करूं, रास्ता तो एक ही है। फिर रुई बोलती है, अगर तुम पूरे वक्त इतना पीछे रहोगे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर नात्सुओ बोलता है, तुम्हारा पीछा करके मुझे क्या मिलेगा? फिर रुई बोलती है, तो फिर तुम आगे जाओ,
मैं स्ट्रॉबेरी कैंडी खरीदने जा रही हूँ। फिर नात्सुओ बोलता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं नात्सुओ भीड़ में अकेले घूम रहा है और स्टॉल देख रहा है। नात्सुओ वो स्टॉल पर गोल्डफिश स्कूपिंग देख रहा है। तभी उसे रुई दिखती है जो अपनी कैंडी खा रही है। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये दोनों ऐसे एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। अगले पेज में फिर रुई बोलती है, क्या तुम रो रहे हो? नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल नहीं। रुई बोलती है, ओह मुझे लगा तुम हिनानी के बारे में सोचकर रो रहे होगे। फिर नात्सुओ बोलता है, तुम्हें मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने में बड़ा मजा आता है ना? फिर रुई बोलती है, तुम पर भी वही बात अप्लाई होती। फिर नात्सुओ खामोशी से रुई को देख रहा है। फिर नात्सुओ बोलता है, सुनो आई एम सॉरी। फिर रुई रुककर पीछे देखती है। फिर रुई बोलती है, किस लिए? नात्सुओ बोलता है, बहुत सारी चीजों के लिए। फिर रुई बोलती है, तुम माफी मत मांगो। फिर रुई बोलती है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा हो। फिर से नात्सुओ सॉरी बोलता है। लालटेन से पानी गिरने की आवाज। फिर अगले सीन में बारिश होने लगती है। आदमी बोलता है, हाँ क्या बारिश हो रही है? औरत बोलती है, तुम सही कह रहे हो। एक लड़का बोलता है, तेरी मैं तो छतरी लाना ही भूल गया। वाह अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। उफ हम पूरे भीग जाएंगे। मौसम विभाग ने तो बारिश का नाम भी नहीं लिया था, ये पता नहीं कहां से आ गई। फिर नात्सुओ बोलता है, रुई इस तरफ, हम उस छत के नीचे पनाह ले सकते हैं। नात्सुओ बोलता है, मैं तो पूरा भीग गया, उम्मीद है कि ये जल्दी रुक जाए। फिर नात्सुओ बोलता, यार ये तो बुरा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बारिश थोड़ी देर में निकल जाएगी। पर फिर रुई कॉल पर बोलती है, हेलो मम्मी आप लोग कहाँ हो? रुई की मम्मी बोलती है, ओ अच्छा है, तो तुम दोनों किसी महफूज जगह पर हो? फिर रुई बोलती है, वो लोग मैनेजमेंट टेंट के पास है। नात्सुओ बोलता है, बढ़िया है, जैसे ही बारिश रुकेगी हम वहां चलेंगे। रुई ने नोटिस किया कि भीगने की वजह से उसके कपड़े चिपक गए हैं। पिछले पेज में देखा रुई के कपड़े चिपक जाते हैं। तभी नात्सु देखता है तो वो उसके ब्रा को देख लेता है, फिर ब्लश कर देता है। फिर आगे का सीन तो लगता है जब तक बारिश नहीं रुकती हम कुछ नहीं कर सकते। फिर रुई बोलती है, चलो यही इंतजार करते हैं। नात्सु बोलता है, हाँ। फिर नात्सु अपनी शर्ट उतार कर रुई के ऊपर डाल देता है। फिर बोलता है, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। फिर रुई उसको सूंघते हुए और बोलती है, इसमें से पसीने की बदबू आ रही है। फिर नात्सुओ बोलता है, हद है यार, मैं दिन भर सेंसे के घर पर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहा था। रुई शर्ट को कस के पकड़ती है और फिर वो नात्सु की तरफ देखती है। फिर रुई बोलती है, कल की डेट के बारे में। पहले हम मिले और लंच किया, फिर हमने मूवी देखी। तुम लोगों से अलग होने के बाद हम योयोगी पार्क में घूमे, प्लानिटेरियम देखा और फिर घर आ गए। एलेक्स ने लंच के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढी थी और मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं खाती। मूवी थिएटर की सीढ़ियों पर उसने मेरा हाथ पकड़ा था। जब मैंने कहा मैं थक गई हूँ तो उसने बैठने के लिए जगह ढूंढी। फिर रुई बोलती है, वो हर तरह से बहुत ख्याल रखने वाला था, वो बहुत अच्छा था। फिर नात्सुओ बोलता है, अच्छा ऐसा है? फिर रुई बोलती है, बस इतना ही। फिर से रुई बोलती है, क्या बस तुम्हें इतना ही कहना था? इस पैनल को तुम पॉज करके देखो, बहुत सेंसिटिव है। फिर नात्सुओ बोलता है, हमारे अलग होने के बाद मैं उस क्लब में मदद करने गया था जहां जूरी-सान काम करती है, ताकि मैं उनका काम देख सकूं। मैंने उन्हें वहां इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। वहां के स्टाफ ने बताया कि वो वहां की सबसे बेहतरीन होस्टेसेस में से एक है। वो कस्टमर्स को खुश रखने में सच में माहिर है। कल उन्होंने एक ऐसे कस्टमर को झेला जो काफ़ी ज़्यादा पिए हुए था, पर जिस तरह उन्होंने मुस्कुराकर सब संभाला, मैं तो हैरान रह गया। फिर जब मैंने कहा कि वो बहुत प्रोफेशनल है तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें इंटरव्यू नहीं देना और मैं वहाँ से उदास होकर निकल गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना बुरा रूप दिखाना पसंद नहीं, इसीलिए मुझे लगा शायद काम के पुराने किसी हादसे की वजह से उन्हें कोई डर बैठ गया है। अगर ऐसा है तो मैं उस बारे में भी सुनना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी ही है। फिर रुई बोलती है, क्या उन्होंने कुछ और भी कहा था? फिर नात्सुओ बोलता है? रुई बोलती है, सर्विस इंडस्ट्री में हर चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती। मुझे यकीन है कि उन्होंने ये बात दिमाग में रखी होगी। मेरे ख्याल से उन्हें लगा कि तुम उनके किसी बहुत कमज़ोर हिस्से को छूने वाले हो, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रही हैं, जो उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने शायद बचाव में इंटरव्यू के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा अगर तुमने और गहराई से सवाल किए तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएंगी। कम से कम ऐसी ही कोई बात मुझे अपने वादे से पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। फिर नात्सुओ बोलता है, यही तो है रुई, ये उनके काम में अच्छा या बुरा होने की बात नहीं है, इसका असली राज वहीं कहीं छुपा है। समझ गया, मैं कल उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा।
शुक्रिया, मैंने तुम्हारा एहसान मान लिया। फिर रूही शर्माते हुए खामोश बैठी है। फिर सीन चेंज होता है। जूरी बोलती है, मैंने कहा था ना कि मैं इंटरव्यू नहीं करूंगी। क्या तुम मुझ पर इतना फिदा हो गए हो कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर इंतजार करने लगे? नात्सु बोलता है, सच है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिखाओ अपने सबसे निजी और छुपाए हुए हिस्से। इसके ही साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 102 शुरू होता है और चैप्टर का नाम है जूरी के बारे में। जूरी बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? नात्सु बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर जूरी फोन निकालते हुए बोलती है, फोन पर, हेलो पुलिस, मेरे घर के बाहर एक सस्पिशियस आदमी खड़ा है। नात्सु बोलता है, अबे ओए, रुको रुको रुको, पुलिस को क्यों बुला रही हो? जूरी बोलती है, क्या ये साफ नहीं है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े थरकी हो। नात्सु बोलता है, थरकी? फिर जूरी बोलती है, और क्या कहूं ऐसे इंसान को जो अचानक आकर बोले मुझे अपना बीप दिखाओ। नात्सु बोलता है, सॉरी, मेरा मतलब दिल की बात कहना था। जूरी बोलती है, क्या बकवास है, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? नात्सु बोलता है, मैं बस तुमसे एक बार फिर बात करने का मौका चाहता था, जरूरी नहीं कि वो क्लब में ही हो। जूरी बोलती है, तुम हार मानना नहीं जानते। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदगी वाला काम है। मुझे बार बार बोलने पर मजबूर मत करो। नात्सु बोलता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह तुमने उस बदतमीज कस्टमर को इतनी हिम्मत से संभाला, वो वाकई काबिले तारीफ था। हर वक्त शांत रहना और मुस्कुराते रहना बहुत बड़े प्रोफेशनलिज्म की बात है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि मैनेजर ने भी कहा कि तुमने एक्ट्रेसों को भी पीछे छोड़ दिया, जिस तरह तुमने सब हैंडल किया। नात्सु बोलता है, वो लफ्ज एक्ट्रेस है ना? अब मैं समझा, वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो, जो तुम्हें परेशान कर देती है। जब मैं अभी बात कर रहा था, तब मैंने वो बातें मिक्स की जो तुमने इंटरव्यू के वक्त मना करते हुए कही थी। जब मैंने एक्ट्रेस कहा तो तुम्हारी आंखों के एक्सप्रेशंस बदल गए। फिर जूरी बोलती है, अच्छा तो ये बात है। नात्सु बोलता है, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो भी एक इज्जतदार प्रोफेशन है। फिर नात्सु बोलता है, तुम पहले पॉर्न करती थी, है ना? जूरी बोलती है, नहीं मैंने नहीं किया, और फिर बाय बोलती है। नात्सु बोलता है, रुको, मैं समझता हूं कि तुम इसे क्यों छुपाना चाहती हो, और यकीनन तुम्हारे पास अपने कारण होंगे, लेकिन भाई कसम से भाई इडियट वाला सवाल पूछ रहा है, इसे खुलेआम। फिर जूरी बोलती, मैंने कभी पॉर्न नहीं किया। नात्सु बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी वीडियोस या ऐसा कुछ नहीं ढूंढूंगा, मेरी बात तो सुनो। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बैठे होते हैं। नात्सु बोलता है, थैंक गॉड, मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार बात करने का फैसला किया। जूरी बोलती है, तुम बहुत जिद्दी लड़के हो नात्सु-कुन, शायद तुम इस काम के लिए ही बने हो। नात्सु बोलता है, तुम्हारा मतलब एक राइटर बनने के लिए? जूरी बोलती है, एक स्टॉकर, पीछा करने वाला बनने के लिए। नात्सु बोलता है, ओए, तो तुम अपना पॉर्न वाला पास्ट इतना ज्यादा छुपा रही हो? इसका मतलब तुम्हारी एजेंसी ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था? जूरी परेशान होकर बोलती, बहुत हो गया, मैंने कभी पॉर्न नहीं किया, अपने मन से बातें बनाना बंद करो। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, वो मेरा सपना था। मेरा मतलब पॉर्न एक्ट्रेस नहीं, वो जो मूवीज, टीवी और थिएटर करती हैं। मैंने कुरुमिन सेंसे को नहीं बताया, लेकिन मैं हाई स्कूल में ड्रामा क्लब में थी। मैं कभी नहीं भूली कि भीड़ के सामने एक्टिंग करना कितना सुकून देता था। इसलिए मैंने कम्युनिटी कॉलेज छोड़ दिया और एक्ट्रेस बनने का फैसला किया। उसके बाद मैं अकीता से टोक्यो आ गई और एक छोटी सी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर रोजाना वही काम, एक्टिंग लेसन्स और ऑडिशंस। दिन से रात तक बस यही चलता था। नंबर 36, ब्लूमकेल्क प्रोडक्शन से यूरी उमेदा। जूरी बोलती है, यहाँ आकर अच्छा लगा। नात्सु बोलता है, हैं, तुम्हारा असली नाम यूरी है? जूरी बोलती है, हाँ, जूरी मेरा प्रोफेशनल नाम है। नात्सु बोलता है, अच्छा अब समझा। ये पास्ट का सीन होता है। ये क्या हो रहा है बहन? तुमने तो कहा था कि तुम उससे पहले कभी नहीं मिले। जज बोलते हैं, तुम थोड़ी ज्यादा एक्टिंग कर रही हो, इसे थोड़ा कम करने की कोशिश करो। जूरी बोलती है, ठीक है, माफ कीजिएगा। जूरी फोन पर बोलती है, हाँ ओके, समझ गई, अगली बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं एक के बाद एक ऑडिशंस देने गई और हर एक में फेल हो गई। मैं हैरान थी कि एक मौका पाना कितना मुश्किल काम है। मेरे घर पर अकीता में सब मेरी एक्टिंग की तारीफ करते थे और कहते थे कि मैं क्यूट हूं। इस तजुर्बे ने मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। एक्टिंग कर रही है, स्क्रिप्ट पढ़ रही है, एक्टिंग क्लास में प्रैक्टिस कर रही है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है, ऑडिशन के बाद झुककर शुक्रिया अदा कर रही है। फिर अगले सीन में जूरी ऑडिशन को पढ़ते हैं।
जूरी के फोन रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो पब्लिक फोन से बात करते हैं। है मम्मी, सॉरी, इस महीने भी मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए हैं। मुश्किल से एक्टिंग लेसन्स की फीस भर पा रही हूँ। सच में बहुत सॉरी। जूरी भर लौटते हुए उदास चेहरा। फिर टीवी ऑन करते हुए टीवी की आवाज, बीप। जूरी बोलती है, सच तो ये है कि मुझे स्काउट किया गया था। शुरुआत में मैं इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं अपने मैनेजर की सारी फ़ोन कॉल्स इग्नोर करती रही। वो वक्त बहुत बुरा था। मैं मायूस, परेशान और दुखी रहती थी। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार रोती थी। फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगता था कि अगर मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी तो मुझे कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलेगा। फिर एक दिन आता है। जूरी फ़ोन पर बोलती है, हेलो मम्मी, सॉरी, मेरा अभी ऑडिशन होने वाला है। जूरी की मॉम बोलती है, हाँ पापा बेहोश हो गए हैं, और बोलती है उन्हें काम से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें स्ट्रोक आया है। शुक्र है कि उन्हें कोई गहरी चोट या असर नहीं होगा क्योंकि उनका इलाज जल्दी शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें अभी कुछ वक्त हॉस्पिटल में रहकर ठहराव करना पड़ेगा। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। जूरी उदास होकर अपना वॉलेट देख रही है। एड, फ्लोर स्टाफ की ज़रूरत है, रोज़ाना पैसे मिलेंगे, गर्ल क्लब, नाइट बटरफ्लाई। फिर फ़ोन हाथ में लिए सोच में डूबी हुई। और हम पहुंच गए। फिर नात्सु बोलता है, हाँ, क्या तुम सच में ऐसे हार मानने के लिए तैयार हो? तुमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर तो नहीं लिया होगा, है ना? क्या तुम अब अपने सपनों का पीछा फिर से नहीं कर सकती, जबकि अब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है? जूरी बोलती है, सब ठीक है। मेरी उम्र अब डेब्यू करने के लिए ज़्यादा हो गई है, और शायद मुझ में उतना टैलेंट ही नहीं था अगर मैं इतने सालों तक फेल होती रही। फिर नात्सु बोलता है, तो फिर तुम्हें एक्ट्रेस शब्द से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है? फिर जूरी बोलती है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है मेरे पुराने एक्स बॉयफ्रेंड की। नात्सु बोलता है, हैं? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? जूरी बोलती है, बदतमीज, तुम्हें बता दूं कि मैं अपने शहर में काफी पॉपुलर हुआ करती थी। नात्सु बोलता है, इनमें से कौन सी बात सच है? वो भी ड्रामा क्लब का मेंबर था। फिर जूरी बोलती है, वो कोई बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे सुकून मिलता था। वो मेरे सपनों में मेरा साथ भी देता था। मेरे टोक्यो आने के बाद हमारा रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, लेकिन हम फ़ोन पर बहुत बातें करते थे। वो हमेशा मुझे खुद कॉल करता था ताकि मुझे पैसे न देने पड़े। जब मैं ऑडिशंस में फ़ेल हो जाती थी तो वो मुझे हिम्मत देता था। उसे इतने जोश से मेरा हौसला बढ़ाते हुए सुनकर मुझ में उसे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैंने अपने सपने छोड़ दिए हैं। बॉयफ्रेंड बोलता है, मैंने ऑनलाइन कुछ देखा है, कुनेदा की नई मूवी के लिए ऑडिशन होने वाले हैं। क्या तुम्हें पता था? लोग कहते हैं कि उसे नए टैलेंट ढूंढना पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तुम्हें अपनी एजेंसी को इस बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा वहाँ लोकल लाइन प्रोडक्शंस एक प्ले शुरू कर रहा है। जूरी बोलती है, मोतोकी, मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें देखते हैं इन दोनों को फ़ोन पर 37 मिनट से भी ज़्यादा हो गया बात करते हुए। फिर जूरी नात्सु से बोलती है, आखिर में मैं बहुत कमज़ोर थी। उसके बाद से होस्टेस मोड के अलावा एक्ट्रेस एक ऐसा शब्द बन गया जिसे मैं ना देखना चाहती थी और ना ही सुनना। ये मुझे याद दिलाता है। फिर पास्ट देखते हैं फ़ोन कट करने के बाद कि हमारी आखिरी फ़ोन कॉल पर वो कितना उदास सुनाई दे रहा था। फिर बोलती है, खैर, जो बोया है वही काटना पड़ता है शायद। फिर देखते हैं नात्सु उठकर बोलता है, चलो अभी इस मोतोकी-सान से मिलने चलते हैं, अभी के अभी। हम बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे। अगर दिन में वापसी मुश्किल लगी तो हम वहां रात रुक सकते हैं। जूरी बोलती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे काम पर जाना है। वैसे भी वो सब पुरानी बातें हैं। फिर नात्सु बोलता है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जूरी बोलती है, क्या? फिर नात्सु बोलता है, मेरा भी एक बिना चाहे ब्रेकअप हुआ था। हालांकि उसने मुझे छोड़ा था, मैं बस उसे भुला नहीं पा रहा था और ये बात हजम नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले उससे दोबारा बात करने के बाद आखिरकार मैंने अपने जज्बात संभाल लिए हैं। फिर नात्सु बोलता है, मुझे यकीन है कि मोटोकी-सान से बात करके तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो फिर? नात्सु हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो चलते हैं। जूरी शॉक में बोलती है, अरे रुको, ये सब कितना अचानक है। नात्सु बोलता है, मुझे परवाह नहीं अगर इंटरव्यू कैंसिल भी करना पड़े। फिर एरिका आती है और बोलती है, तो ये यूरी पे है,
और वही लड़का जो उस दिन आया था? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर एरिका बोलती है, रुको जरा, क्या इस आउटफिट की वजह से तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ लेगी? फिर बोलती है, क्या क्या इस खूबसूरत लुक में कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है? नात्सु बोलता है, शायद लोग इसे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये अपने बारे में बहुत ओपन है। नात्सु बोलता है, रोको, क्या तुम यूरी-सान को भी जानते हो? एरिका बोलती है, बिल्कुल, हम टोगिन सेंसे के जरिए मिले थे। वैसे भी हम दोनों नाइट लाइफ, रात के काम से जुड़े हैं और हम दोनों अकीता से हैं, इसलिए हमारी दोस्ती जल्दी हो गई। वैसे मैंने अभी तुम दोनों को बहस करते हुए देखा, क्या हुआ? फिर नात्सु बोलता है, असल में मैं भी यूरी-सान से टोगिन सेंसे के जरिए ही मिला था। मैंने उनसे एक कहानी के लिए इंटरव्यू मांगा था, लेकिन फिर एरिका बोलती है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम चाहते हो कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिले? नात्सु हैरान होकर बोलता है, क्या आपको ये सब पता था? फिर एरिका बोलती है, हाँ, सब कुछ। एक बार हमारे क्लब में यूरोपे ने नशे में धुत होकर ये सारी बातें उगल दी थीं। फिर एरिका बोलती है, मैं उससे सहमत हूँ। अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, वरना तुम्हारी ये मेलोड्रामा वाली आदत हमेशा तुम्हें रुलाती रहेगी। अपने आलस को छोड़ो और निकल पड़ो। फिर जूरी बोलती है, हे, तुम्हें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाऊं, कौन जाने कि उसकी जिंदगी में अब क्या चल रहा होगा। वैसे भी मैंने ही रिश्ता तोड़ा था, वो शायद यही सोचेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है ना? फिर एरिका गुस्से में बोलती है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो अब किसी और के साथ होगा। फिर लड़का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, बस करो अब। फिर देखते हैं एरिका जूरी को उठाते हुए, अपनी शिकायतें बंद करो और चलो। फिर जूरी बोलती है, अरे मुझे नीचे उतारो एरिका, सच में? एरिका बोलती है, चुप, अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा तो तुम भाग जाओगी। फिर जूरी बोलती है, ठीक है मैं चलूंगी, बस मुझे इस तरह उठाना बंद करो। फिर एरिका बोलती है, लड़के उसके नाम की टिकट्स खरीद लो, ठीक है? फिर नात्सु बोलता है, ओके। नात्सु सोचते हुए बोलता है, क्या ये भी आ रही है? चैप्टर 103 का नाम है एक्टिंग और शुरू होता है। फिर अगले पेज में स्टेशन की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बस स्टैंड और लोगों की आवाजाही, पाँव की आवाज क्लैक। अकीता के मशहूर नामाहागे मास्क दिख रहे हैं। एरिका बोलती है, हम पहुंच गए। फिर जूरी बोलती है, क्या? रुको एक मिनट, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? एरिका बोलती है, अब डर के मारे पीछे मत हटो, तुम अब एक समझदार औरत हो। फिर जूरी बोलती है, लेकिन मैंने ही उसे छोड़ा था, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। फिर नात्सुओ बोलता है, शुरुआत के लिए कैसा रहेगा अगर तुम कहो, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? फिर जूरी बोलती है, और उसके बाद? फिर एरिका नात्सुओ को छेड़ते हुए बोलती है, मस्त फिगर है तुम्हारा, क्या हम एक रूम ले लें? फिर जूरी बोलती है, इस तरह की बातें सिर्फ तुम्हारे ऊपर सूट करती हैं। जूरी बोलती है, जीज मैं यहाँ सीरियस हूँ। फिर नात्सुओ बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ब्रेकअप वाली बात को इतना दिल पर लेना चाहिए, तुम बस इतना पूछकर शुरू कर सकती हो, आजकल क्या कर रहे हो? फिर थोड़ी बातें करने के बाद तुम आसानी से घुल मिल जाओगी। फिर जूरी बोलती है, अच्छा तुम सही कह रहे हो, मुझे शुरुआत में ही इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। फिर जूरी चिल्लाकर बोलती है, मिवाको। एरिका बोलती है, ये कौन है? फिर जूरी बोलती है, मिडिल स्कूल की एक दोस्त। जूरी मिवाको से बोलती है, मैं हूँ यूरी उमेदा, मिडिल स्कूल से। फिर मिवाको बोलती है, यूरी, ओ माय गॉड, कितना वक्त हो गया। यूरी बोलती है, सही कहा ना, कैसी हो तुम? मिवाको बोलती है, मस्त, वाओ यूरी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। फिर यूरी बोलती है, ओ बस करो, मक्खन लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों बोलते हैं, यकीन करना मुश्किल है कि ये शिंजुकू की एक टॉप रैंकिंग होस्टेस है। अभी तो ये एकदम नॉर्मल लड़की लग रही है। कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो कि ये एक बोरिंग घरेलू हाउसवाइफ जैसे लग रही है। फिर मिवाको बोलती है, आजकल क्या चल रहा है? फिर जूरी बोलती है, मैं टोक्यो में एक रेस्टोरेंट जैसा कुछ चलाती हूँ। मिवाको बोलती है, टोक्यो, वाह। फिर जूरी बोलती है, और तुम्हारा क्या? तुम एक फार्मर्स कोऑप चला रही हो ना? बच्चा पीछे से मम्मी बोलता है और फिर बोलते हैं, बस 5 मिनट में आने वाली है। फिर मिवाको बोलती है, ठीक है, थैंक्स यूटो। जूरी चौंकते हुए बोलती है, मम्मी? फिर मिवाको बोलती है, हाँ, मैंने एक आदमी से शादी की जो मुझे कोऑप में मिला था। मेरे बच्चे 5 और 3 साल के हैं। मैं अब एक फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, पर मम्मी बनना मुश्किल है। ये दोनों बहुत ज्यादा शैतान है। फिर यूरी सोचते हुए बोलती है, ओह ऐसा है क्या? फिर अगले सीन में वो सब जाने लगते हैं और एरिका बोलती है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें कब्ज हो गया है। क्या पुरानी दोस्त की खुशी देखकर बुरा लग रहा है? यूरी बोलती है, नहीं वैसा नहीं है, शायद वही बात है।
बस सोच रही थी कि मेरी उम्र में शादीशुदा और बच्चे होना कोई हैरानी की बात नहीं है। फिर नात्सु बोलता है, वैसे भी छोटे शहरों में लोग जल्दी ही शादी कर लेते हैं। यूरी बोलती है, काफी बड़ा झटका लगेगा अगर पता चला कि जिसे तुम भूले नहीं उसने शादी कर ली है। फिर नात्सु बोलता है, पर क्या ये थोड़ा सेल्फिश नहीं है? फिर नात्सु बोलता है, यूरी, उसे तुमने ही तो छोड़ा था। यूरी बोलती है, मुझे पता है, इसलिए मैं उसकी जिंदगी में जबरदस्ती वापस आने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन फिर बोलती है, हैरानी तो होगी ही। मुझे डर लग रहा है कि मैं नॉर्मल बर्ताव नहीं कर पाऊंगी अगर पता चला कि उसका भी परिवार है। नात्सु बोलता है, अच्छा ऐसा है, समझ गया। तो फिर प्रैक्टिस करते हैं मुतोकी-सान के साथ तुम्हारी बातचीत के लिए। मान लो मैं मुतोकी-सान हूं। एरिका बोलती है, ये अच्छा आइडिया हो सकता है। सिमुलेशन करने से असलियत में मिलते वक्त चीजें शायद कम अजीब लगे। यूरी बोलती है, अच्छा। एरिका बोलती है, तो फिर मैं उसके बच्चे का रोल करता हूँ। पापा मेरे लिए खिलौना खरीदो, एक अडल्ट खिलौना। फिर यूरी बोलती है, सॉरी, पर क्या तुम कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड बन सकते हो? ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। एरिका रोल में मुतोकी, ये कौन है? ये तो बड़ी गंदी लग रही है। यूरी बोलती है, जो भी हो, मैं इसके साथ काम चला सकती हूँ। नात्सु बोलता है, मोतोकी तुम्हें क्या बुलाता था? यूरी सान। यूरी बोलती है, सिर्फ यूरी। फिर नात्सु बोलता है, ठीक है, तो अब मुझसे ऐसे बात करो जैसे मैं मोतोकी सान हूं। फिर लड़का मोतोकी बनते हुए बोलता है, हे यूरी, बहुत समय बाद मिले। यूरी के दिमाग में मोतोकी का चेहरा लहराते हुए। यूरी डर के मारे, बहुत समय बाद मिले मोतोकी, कैसे हो तुम? फिर एरिका बोलती है, ओके, कट कट कट। एरिका बोलती है, इसे एक्टिंग कहते हैं। तुम तो बिल्कुल किसी लकड़ी के खट्टे की तरह अकड़ गई थी। नात्सु बोलता है, अच्छा हुआ हमने प्रैक्टिस कर ली। यूरी बोलती है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। एरिका बोलती है, तुम एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, है ना? खुद को संभालो। फिर नात्सु बोलता है, चलो फिर से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। फिर नात्सु बोलता है, हे यूरी। यूरी एक्टिंग करते हुए बोलती है, ओ मुतोकी, कितने वक्त बाद मिले। यूरी, कैसे हो तुम? नात्सु बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। एरिका बोलती है, ये कौन है मुतोकी? यूरी बोलती है, ओ, क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? फिर बोलती है, हेलो, मेरा नाम उमेदा है, मैं मुतोकी के साथ हाई स्कूल में थी। एरिका बोलती है, तुम्हारी ब्राउज चढ़ी हुई हैं, अगर तुम्हारे चेहरे पर सब दिख रहा है तो सही लाइंस बोलने का कोई फायदा नहीं। यूरी परेशान, ये बहुत मुश्किल है। बहुत हंसी आने लगी है जब से जूरी एंटर करी है स्टोरी में। आगे देखते हैं। 30 मिनट बाद जूरी बोलती है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं अपने लिए काफी अच्छा कर रही हूँ, तो उम्मीद है तुम भी अपना ख्याल रखोगे मोटोकी। एक लड़का बोलता है, हे, तुम्हें क्या लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा लड़का बोलता है, शायद किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉमेडियंस लग रहे हैं। फिर एरिका बोलती है, चलो इतना काफी होना चाहिए। फिर नात्सु बोलता है, सवाल ये है कि क्या तुम उसके सामने ऐसे बोल पाओगी? फिर जूरी बोलती है, मैं कोई पक्का वादा नहीं कर सकती। एरिका बोलती है, तो फिर क्यों ना एक बार और शुरू से कोशिश करें? जूरी बोलती है, तैयार। फिर देखते हैं पीछे मोटोकी की मॉम होती हैं और बोलती हैं, यूरी चान, क्या ये तुम हो? ओ माय, क्या तुम वापस आ गई हो? क्या तुम्हें मैं याद हूं? यूरी चौंकते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स याद हो, आप मोटोकी की मम्मी हो। नात्सु शॉक में, उनकी मम्मी? मोटोकी की मॉम बोलती है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो, पर पिछली बार से काफी दुबली लग रही हो, क्या तुम ठीक से खा पी रही हो? यूरी बोलती है, जी। मोटोकी की मॉम बोलती है, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हें अपना थोड़ा चावल भेजकर खुशी होगी। फिर यूरी सिर झुकाकर, मुझे माफ कर दीजिए, बोलती है। मम्मी बोलती है, ओ अरे क्या हुआ, अपना सिर उठाओ बेटा। फिर यूरी दुखी होकर बोलती है, मुतोकी मेरे साथ बहुत अच्छा था, मगर मैंने। फिर मम्मी बोलती है, सब ठीक है, रिश्तों में ऐसी बातें होती रहती हैं, मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई वजह रही होगी। यूरी बोलती है, पर। मम्मी बोलती है, मुझे पता है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मुझे यकीन है मुतोकी को खुशी होगी। फिर अगले पेज में यूरी कुछ नहीं बोलती। यूरी पीछे मुड़कर देखती है, नात्सु उसकी तरफ सीरियस होकर देखता है। फिर यूरी घबराहट में अपना हाथ कसकर पकड़ती है। फिर मॉम से बोलती है, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। भाई कसम से इसके बाद वाला पैनल बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, ये लो खुद देख लो। भाई सामने मोटोकी की कब्र होती है। यूरी और नात्सु खामोश और हैरान होकर कब्र को देख रहे हैं। फिर मम्मी बोलती है, मोटोकी देखो यूरी चांद तुमसे मिलने आई है, क्या ये अच्छी नहीं है? फिर यूरी बोलती है, ये क्या हो रहा है, आप मजाक कर रही है ना? फिर मम्मी बोलती है, काश ये मजाक होता, पिछली बारिशों में ल्यूकीमिया की वजह से वो गुजर गया।
वो कहता था कि पिछले कुछ सालों से उसकी पीठ में दर्द है, पर किसने सोचा था कि ये कैंसर होगा। वो जवान था, इसलिए बीमारी बहुत तेजी से फैली। हमें पता चलता उससे पहले ही वो चला गया। फिर यूरी बोलती है, आप मजाक कर रही हैं। फिर मम्मी बोलती हैं, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये मोतोकी की ही जिद थी। उसने कहा था कि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम टोक्यो में अपना पूरा दम लगा रही थी। तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद वो खुद को काफी कोसता रहता था। उसे लगता था कि जब वो तुम्हें चीयर कर रहा था तब शायद वो तुम पर और ज्यादा दबाव डाल रहा था। उसे डर था कि वो तुम्हारे लिए एक बोझ ना बन जाए। फिर मम्मी बोलती हैं, तुम्हें अब निकलना चाहिए, तुम्हें ट्रेन पकड़नी है ना। फिर नात्सु बोलता है, ओ हाँ, तुम भी कुछ क्यों नहीं बोलती? तुम तब से एकदम खामोश हो, क्या तुम बस ऐसे ही चली जाओगी? फिर यूरी कबर को देख के बोलती है, बहुत समय बाद मिले मोतोकी, कैसे हो तुम? मैं बस जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ। और हाँ, मैं सिर्फ इंस्टेंट रामन से ज़्यादा खाना खाती हूँ। एक्टिंग? सच कहूँ तो तुम्हारा ये सवाल सुनकर थोड़ा दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अब एक अलग रास्ते पर हूँ। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। मुझे पता है थोड़ी देर हो गई है, पर मुझे माफ़ कर देना। फिर यूरी रोते हुए बोलती है, लेकिन मैं अपने लिए काफ़ी अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर यूरी बोलती रोते होते, ओ गॉड, मुझे खुद को संभालना होगा, मोटोकी मुझ पर हंसेगा। फिर सीन चेंज होता है और यूरी बोलती है, नात्सुकुन, अगर तुम चाहो तो इस बारे में लिख सकते हो। सच तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लिखो। हमारी साथ बिताई यादें ही इस बात का सबूत है कि मोतोकी जिंदा था। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग को एक और मौका दूंगी। हो सकता है जब मेरा डेब्यू हो तब तक मैं 30 साल से ऊपर की हो जाऊं, पर जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो तुम एक मशहूर ऑथर बन जाओ और मेरे बहुत बुढ़ा होने से पहले मुझे अपनी किसी किताब पर बनी मूवी में स्टार बना लेना। फिर नात्सु बोलता है, हाँ, इसका क्या मतलब है? मैं इतनी जल्दी मशहूर नहीं होने वाला। फिर यूरी बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, अच्छा था ना लड़के? अब चैप्टर 104 शुरू होता है और इसका नाम नाइट ऑफ द स्टॉर्म। रुई की मम्मी बोलती हैं, एसी बंद करना मत भूलना, ठीक है? दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। फिर नात्सुओ को देखते हैं खामोशी से अपनी नई कहानी लिखते हुए। सीन शिफ्ट होता है। रूही बोलती है, तुम अभी तक जागे हुए हो? मुझे लगा तुम सो गए हो। नात्सो बोलता है, हाँ, वो मेरा राइटर्स ब्लॉक खत्म हो गया है, इसीलिए जब तक लिख सकता हूं तब तक लिखना चाहता हूं। रूही बोलती है, ये तो अच्छी बात है। तो फिर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फिर नात्सो बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है। मुझे लगा मैं यूरी-सान के भले के लिए कर रही हूँ। जब मैंने उन्हें उनके पुराने दोस्त से मिलने के लिए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें पता चलेगा कि वो मर चुका है। अगर मैंने उससे वहां जाने की सलाह नहीं दी होती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शायद यूरी-सान उसमें ज़्यादा खुश रहती। उसे हमेशा यही लगता रहता कि मोतोकी-सान अपने घर पर मज़े में होगा। फिर रूई बोलती है, पर उन्होंने तुमसे उनके बारे में लिखने को कहा है ना, और इसी वजह से वो अपने सपनों के पीछे फिर से भागने के लिए तैयार हुई। नात्सो बोलता है, हाँ, पर सच्चाई जानना अच्छा था या बुरा, ये फैसला करना यूरी-सान का काम है। क्या होता अगर पर अटके रहने से कुछ नहीं बदलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इस बात को नहीं बदल सकता कि मैं ओशीमा गया था। फिर रूई बोलती है, अगर मैं उस ट्रिप पर जाने के बजाय काम पर गई होती तो भले ही तुम आइलैंड पर हीनानी से मिल लेते, तो मैं शायद ऐसे रह सकती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो तुम्हारे वापस आने के बाद। मगर ऐसी बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्या होता अगर सोचने का वक्त है तो तुम लिखने पर ध्यान क्यों नहीं देते? रूई गुड नाइट बोलकर चली जाती है। सोने से पहले एसी बंद कर देना प्लीज़। फिर नात्सुओ हैरानी से रूई को जाते हुए देख रहा है। फिर सीन चेंज होता है। एक मेमोरियल सर्विस? मॉम बोलती है, हाँ, सही कहा। याद है ना, इस साल दादाजी की मौत को 6 साल पूरे होने हैं। मैं सोच रही हूँ कि अकिहितो-सान को भी अपने साथ कागोशिमा ले जाऊं ताकि सबसे मिलवा सकूं। तुम दोनों भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? रूई बोलती है, मुझे काम पर जाना है। नात्सो बोलता है, मुझे लगता है मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मॉम बोलती है, ओह, ये तो काफ़ी बुरा हुआ। खैर, अब तुम दोनों 18 के हो गए हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रख सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि सब सही रहेगा। अगर हम तुमसे 3 दिन तक घर की देखभाल करने को कहें तो? फिर नात्सु बोलता है, हाँ, 3 दिन? मॉम बोलती है,
आखिर हम कागोशिमा जा रहे हैं, उसे एक दिन की ट्रिप बनाना मुश्किल होगा। हम सोच रहे हैं कि वहां थोड़ा घूम फिर भी लें। नात्सु मन में सोचता है, मतलब मैं रुई के साथ अकेला रहूंगा पूरे 3 दिनों तक। रुई बोलती है, क्या कोई दिक्कत है? नात्सु बोलता है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर नात्सु मन में सोचता है, धत तेरी की, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूं? हवा कितनी गर्म है। कल से तो तूफान और तेज होने वाला है। उम्मीद है कि हमारी फ्लाइट सही सलामत रहेगी। डैड बोलते हैं, ठीक है फिर। मॉम बोलती है, घर अच्छे से लॉक कर देना। फिर रुई बोलती है, मुझे काम पर जाना है, क्या तुम यहां से संभाल लोगे? नात्सु बोलता है, क्या तुम आज रात बंद होने तक काम कर रही हो? फिर रुई बोलती है, हाँ इसीलिए डिनर। लड़का बोलता है, मुझे पता है, मैं अपना देख लूंगा। रुई बोलती है, ठीक है बाद में मिलते हैं। नात्सु बोलता है, फिर मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है टीवी न्यूज में। बोलते हैं, आज शाम को इस इलाके में तूफान आने वाला है। तेज हवाएं कल सुबह तक जारी रहने की उम्मीद है। नत्सु बोलता है, बुरा नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि तूफान कल तक नहीं आएगा। फोरकास्ट तो एकदम गलत निकला। हवा भी बहुत तेज होती जा रही है। हाँ, अरे बाप रे, बहुत ही भयानक बारिश हो रही है। ओ तेरी, क्या रुई ठीक होगी? वो अपने साथ अम्ब्रेला भी नहीं ले गई थी, है ना? उसे काम से कब छुट्टी मिलने वाली थी? शायद मुझे उसे लेने जाना चाहिए। रुई घर पे बाहर से बोलती है, मैं घर आ गई। फिर रुई बोलती है, बाप रे, हवा बहुत ज्यादा तेज है। बाहर तो बिल्कुल तूफान जैसा माहौल है। फिर नात्सुओ दरवाजे की तरफ भागते हुए, वेलकम बैक, क्या तुम सही सलामत घर पहुंच गई? रुई बोलती है, हाँ मैंने काम से एक छता उधार लिया था, पर वो रास्ते में ही टूट गया। मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने मुझे जल्दी घर भेज दिया। नात्सुओ बोलता है, रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। रुई बोलती है, रहने दो, वैसे भी मैं नहाने जा रही हूँ। सॉरी, पर क्या तुम मेरे कमरे से मेरे बदलने के कपड़े ला सकते हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ जरूर। ये सीन नात्सु पर आता है। वो बोलता है, देखते हैं क्या एक टी शर्ट और शॉर्ट से काम चल जाएगा? और अंडरवेयर? नात्सु मन में सोचता है, गाह, ये एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे कभी आदत नहीं हो सकती। रुई नात्सु के दिमाग में, क्या तुम तो इन्हें लॉन्ड्री में हमेशा देखते ही हो ना? उसे लगता होगा कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। शांत रहो, एकदम शांत। ड्रॉर खुलने की आवाज, हाथ थरथराने की आवाज, झपटना, बिजली जाने की आवाज। फिर एकदम लाइट चली जाती है। नात्सु बोलता है, रुई, क्या तुम शावर से बाहर आ गई? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है? नात्सु बोलता है, दूसरे घरों की लाइट्स भी बंद है। क्या पूरे इलाके की बिजली चली गई है? सच में? अभी होनी थी। हाँ सही कहा रुई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये खतरनाक है, पर मुझे बस रास्ता महसूस करके आगे बढ़ना होगा। रुई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? फिर नात्सु बोलता है, बिजली चली गई है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ रहा हूँ। अरे रुको, फिर फिसलने की आवाज। फिर रुई बोलती है, सब ठीक है, मैंने टॉवल पहना है, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर नात्सुओ बोलता है, रुको, ये खतरनाक है। फिर रुई बोलती है, वो बंदा बोल रहा है जो खुद सीढ़ियों से गिर गया। फिर नात्सुओ बोलता है, चुप रहो। फिर मूश, अंधेरे में हाथ कहीं लगने की आवाज। फिर नात्सुओ रुई के बूब्स को टच कर देता है। फिर दोनों ब्लश करते हुए देखे जाते हैं और नात्सु बोलता है, सॉरी। फिर देखते हैं रुई जमीन पर बैठ गई है। फिर नात्सुओ बोलता है, रुई, क्या तुम बिजली से डर रही हो? फिर रुई बोलती है, हाँ मुझे पता है बिजली इतनी करीब नहीं गिरती, पर यह तूफान कब तक चलने वाला है? फिर नात्सुओ बोलता है, मौसम विभाग ने कहा था कि पूरी रात चलेगा। फिर रुई बोलती है, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुकोगी प्लीज? फिर दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। नात्सु बोलता है, पता है, भले ही इसके पीछे कोई ठीक वजह हो, पर मुझे लगता है अगर एलेक्स को पता चला कि हम एक ही बेड पर सो रहे हैं तो वो मुझे जोर से एक मुक्का मारेगा। फिर देखते रुई डर के मारे कांप रही होती है। फिर रुई उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर रुई बोलती है, बस मुझे बता देना अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो, लेकिन इतना डर नहीं लगता ना जब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखता है। फिर रुई बोलती है, क्या तुम नर्वस हो? फिर बोलती है, तुम्हारे हाथ पसीने से गीले हैं। फिर रुई बोलती है, क्या तुम गुस्सा हो? फिर नात्सुओ बोलता है, नहीं, बाथरूम जा रहा हूं। फिर रुई हाथ को देखते हुए बोलती है, मुझे पता था, एलेक्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर नात्सु हाथ धोकर अपने कमरे में आता है
फिर रूई पे सीन शिफ्ट होता है और वो अपने कपड़े उतार रही होती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन है तो मैं उस वीडियो को जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। और जो बंदा नया है वो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, उधर से देख सकते हो। और जो भी आपका दोस्त डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड देखा हो उसको भी शेयर कर देना, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगला वाला एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।